बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़ व अखरिजनी मुखरज सिद्क़ वजअलनी लिमन लदुनका सुल्तानन नसीरा। जी, आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारी जो वीडियो है, ये कंटिन्यूटी है जो हमारा लास्ट जो लेक्चर था ऑन रिजल्ट्स में, वहां पे हमने रिग्रेशन एनालिसिस तक कर दिया था। आज मैं बस कोरिलेशन को दोबारा रिपीट करूंगा। आज का जो हमारा बेसिक एजेंडा है, जिसके ऊपर आज हम तीन चीजें करेंगे। एक ये करेंगे एपीए स्टाइल गाइड, ठीक है, कि आपने एपीए में अपना रिजल्ट्स को कैसे रिपोर्ट करना है, कैसे फॉर्मेट करना है, क्या टेबल का फॉर्मेट क्या होता है। और उसके बाद मीडिएशन और मॉडरेशन बाय यूजिंग प्रोसेस हेज, उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। एंड्रियो प्रोसेस हेज के ऊपर बात करेंगे। वो कैसे है, उसको कहाँ से ढूंढना है, कौन सी उसकी एक्सटेंशन है, कैसे वो आपको मिलेगा। और फिर लास्ट थिंग बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज हाउ टू राइट कंक्लूजन एंड डिस्कशन। इसके साथ हमारा जितना भी एआरएम के सारा कोर्स मटेरियल है, जितना भी हमारा कोर्स कंटेंट था, वो कवर हो जाएगा। और आपसे ये उम्मीद है कि आप इसको रिव्यू कर लेंगे, और फिर जो हमारी जो कमिंग क्लास है, जो कमिंग फ्राइडे, उसमें हम डिस्कशन कर लेंगे। और फिर मैं आपको फाइनल पेपर के बारे में कुछ डिस्कशन कर दूंगा। लेकिन फाइनल पेपर का उनको पता चलेगा जिन्होंने ये सारी वीडियोस देखी होंगी और उनके पास कोई नॉलेज होगा, ठीक है। तो इसलिए शर्त यह है कि आपने ये सारी वीडियोस देखनी है, तो आपको इनामी तौर पे मैं फाइनल पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपको बता दूंगा कि फाइनल पेपर में कौन से सवाल पूछ रहा हूँ। ठीक हो गया। तो अब सिर्फ दोबारा आपको कोरिलेशन का बताना है, ठीक है। कोरिलेशन क्या है? कोरिलेशन ये सिर्फ मैं आज मेरे साथ आमिर भी नहीं है, तो मुझे थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम भी होगा इस वीडियो में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको बर्दाश्त करना होगा उसके लिए, क्योंकि आमिर मेरे पास होते हैं, तो आमिर मुझे हेल्प आउट करते रहते हैं, वो चीजें बताते रहते हैं, कुछ वो मुझे कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में मुझे गाइड करते रहते हैं, तो हम मिलके ये काम कर लेते हैं। तो अकेले वीडियो रिकॉर्ड करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है आज, लेकिन लेट्स सी कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कोरिलेशन स्मॉल आर से हमेशा इसको आप इंडिकेट करते हैं। कोरिलेशन को स्मॉल आर से ये इसको जो है शो करते हैं। स्मॉल आर जो है वो शो करता है कि आपकी कोरिलेशन, पियर्सन कोरिलेशन की जो वैल्यू है उसको, ठीक हो गया। ये आर की वैल्यू है जिसको 8.5 कह रहे हैं, 8.15 कह रहे हैं, ये मैं ऑलरेडी रन कर चुका हूँ, ठीक है। आर की वैल्यू हमेशा इज इक्वल टू माइनस और +1 के बीच में होनी चाहिए। +1 होगा तो इसका मतलब है कि द कंस्ट्रक्टर हाईली कोरिलेटेड विद ईच अदर। इट्स मीन दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द कंस्ट्रक्ट। एंड व्हेन -1 indicates that the construct are highly अनकोरिलेटेड विद ईच अदर, कि उनके पास कोई कोरिलेशन है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता एक दूसरे के साथ, ठीक है। ये बिल्कुल ऑपोजिट पोल के, जैसा सेल के अंदर माइनस और प्लस है ना, तो जब आप माइनस माइनस को आपस में एक साथ करते हैं, या आप मैग्नेट के तौर पे आप जो लाइक पोल्स हैं उनको एक करीब करते हैं, तो आपस में रिबेलिएट करते हैं, मतलब पुश करते हैं एक दूसरे को। तो इस तरह का इंडिकेशन आप समझिए कि -1 का। तो आर की वैल्यू -1 +1 के बीच में होनी चाहिए। और ये सिग्निफिकेंस क्या बताता है? ये आपको प्रोबेबिलिटी बताता है कि आप कितने कॉन्फिडेंस हैं कि ये जो बात आप कर रहे हैं, ये जो भी आप रिजल्ट शो कर रहे हैं, कितने कॉन्फिडेंस के साथ शो कर रहे हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो पी वैल्यू आपके पास सोशल साइंसेस के अंदर जो है ना, वो हमेशा लेस देन 0.05 होनी चाहिए, ठीक है। इन एक्सट्रीम केसेस में आप इसको पॉइंट मतलब 10% तक भी जा सकते हैं। अभी तो 0.5 से मतलब है कि 5%, ठीक है, कि आपके पास जो एरर के चांसेस हैं वो 5% है, ठीक है। लेस देन 0.5 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप जो भी बात कर रहे हैं वो आप 95% कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कर रहे हैं कि ये बात ठीक है, कि ये बात ठीक नहीं है, ठीक है। इसको समझने की जरूरत है। तो अब हमने क्या करना है कि आपने इसी तरह करना है कि आपने एक्चुअली एनालाइज करना है। एनालाइज करने के लिए आपने, ये मैं दोबारा बता रहा हूँ कि इस उम्मीद के साथ कि आपने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स रन कर चुके होंगे, आपके पास नाउ योर डेटा इज क्लीन, नो आउटलायर, नथिंग, नो मिसिंग वैल्यूज। तो अब आपके पास डिस्क्रिप्टिव्स आप रन चेक कर चुके होंगे। तो आपने सीधा सीधा जाके क्या करना है? कोरिलेशन। कोरिलेशन मैंने आपको बताया था कि आप ऑलरेडी कर चुके हैं। सिर्फ आपने क्या करना है? कोरिलेट, एनालाइज, कोरिलेट, कोरिलेट के बाद
बाइवेरिएट कोरिलेशन, बाइवेरिएट कोरिलेशनशिप में आपने जाके जो आपके वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जो आपका जिनका आप मीन कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है, मीन कहाँ से कैलकुलेट करना है, ठीक है, आपने ट्रांसफर में जाके कंप्यूट वेरिएबल में जाके मीन कैलकुलेट करना है, ठीक है। मीन कंप्यूट करने के लिए आपके पास शर्त यह है कि आपकी रिलायबिलिटी की वैल्यू कहाँ से ज्यादा होनी चाहिए। आपकी रिलायबिलिटी की वैल्यू हमेशा, मैंने आपको बताया है कि आपकी रिलायबिलिटी की वैल्यू पॉइंट, मैं दोबारा लिख देता हूँ, रिलायबिलिटी की वैल्यू 0.07 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। जो रिलायबिलिटी की वैल्यू है ग्रेटर देन 0.7 इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0.7, लेकिन एट एक्सट्रीम केसेस में आप 0.6 भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ठीक है, अगर आपके पास आपके कंस्ट्रक्ट के अंदर वैल्यू आप 0.7 या 0.6 से अबव अचीव कर चुके हैं, तो आपने उसके बाद ट्रांसफर में जाके उसको कंप्यूट करना है। अब कंप्यूटेड वेरिएबल्स को आप यहाँ पे लेके आए और यहाँ पे आप जाके इसमें ऑप्शंस के तौर पे कुछ चीजों को आप क्लिक कर लें। अगर आप ये ऑप्शंस हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ऑप्शन में जाके मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को चेक कर लें और कंटिन्यू करके यहाँ पे इसको ओके कर दें, ठीक है। मैं ऑलरेडी रन कर चुका हूँ, तो वो मैं अब उसको क्लिक नहीं कर रहा। जब आप उसको रन करेंगे तो आपके पास दो ये टैब आ जाएंगे, एक ये डिस्क्रिप्टिव का और दूसरा कोरिलेशन का टैब आ जाएगा। सबसे पहले हम कोरिलेशन को यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि व्हाट एक्चुअली कोरिलेशन इंडिकेट या हाउ कैन रीड द कोरिलेशन टेबल, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, लेकिन मैं अब दोबारा बताने लगा हूँ कि फॉर एग्जांपल हमने ये कहा कि एस ए जो स्टाफ एटीट्यूड है, उसका स्टाफ एटीट्यूड के साथ क्या कोरिलेशन है, क्योंकि वो एक ही कंस्ट्रक्ट है। तो मैंने कहा कि जब ए कंस्ट्रक्ट होगा तो जो आर की वैल्यू है वो +1 होगी, तो देख लीजिए +1 है, ठीक है। हम इसमें से रैंडम चेक करते हैं कि हमारे पास 5 वेरिएबल है, हम कोई 2 वेरिएबल को चेक करते हैं। हम कहते हैं जी स्टाफ एटीट्यूड का बिहेवियर इंटेंशन के साथ कोरिलेशन क्या है। तो स्टाफ, दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको ये बताई थी, आपको दोबारा मैं बता दूं कि आपके पास देखिए ये जो 1 है ये डायगोनल है, ठीक है, ये आपको सारा डायगोनल नजर आ रहा है। ये वैल्यूज जो है 1, ये वैल्यू 1 से इस तरफ और इस तरफ, ये दोनों एक ही चीज इंडिकेट करते हैं, समझे, रेप्लिका है दोनों, एक ही चीज का रेप्लिका है। तो आप या इस तरफ का टेबल को रीड करें या इस तरफ के टेबल को रीड करें, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं इसको एक्सक्यूज मी, मैं इसकी एक डेमोन्स्ट्रेशन भी दे देता हूँ। जैसे हम ये कहते हैं जी स्टाफ एटीट्यूड का बिहेवियर इंटेंशन के साथ को रिलेशनशिप हमें बताया जाए, तो आपने क्या देखना है कि आप स्टाफ एटीट्यूड का इस स्टाफ एटीट्यूड के कॉलम में जाके आप बिहेवियर इंटेंशन देखें, किधर है ये, दिस इज द बिहेवियर इंटेंशन। अब बिहेवियर इंटेंशन की क्या को रिलेशनशिप आ रही है विद स्टाफ एटीट्यूड, दैट इज 0.736, कि स्टाफ एटीट्यूड और बिहेवियर इंटेंशन आपस में जो को रिलेट कर रहे हैं वो 0.736 के साथ को रिलेट कर रहे हैं। और ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि पी वैल्यू इज लेस देन 0.05 एंड इन दिस केस पी वैल्यू इज लेस देन 0.01, ठीक हो गया। तो ये लेस देन 0.01 है, इसका मतलब यह है कि पी वैल्यू मतलब वो प्रोबेबिलिटी जो है ना वो 100% है कि ये बात ठीक हो रही है, ठीक है। अब 0.736 टू स्टेरिक लगा हुआ है, और ये तीसरी चीज जो है एन के आपका सैंपल साइज क्या है 256 लोगों के ऊपर ये कंक्लूड हुआ है कि 256 लोगों के डेटा ने ये बताया है कि पर स्टाफ एटीट्यूड और बिहेवियर इंटेंशन आपस में इनका एक कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये आपको मतलब ये इफेक्ट नहीं बताता, ये आपको मैग्नीट्यूड नहीं बताता, ये आपको इम्पैक्ट नहीं बताता, ये सिर्फ रिलेशनशिप बिटवीन द कंस्ट्रक्ट बताता है कि ये दो कंस्ट्रक्ट आपस में कोई को रिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। इसकी बेस पे आप हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। आई रिपीट, इसकी बेस पे आप हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करते, क्योंकि आप हाइपोथेसिस में आप एक्चुअली इम्पैक्ट देखना चाह रहे होते हैं कि आईवी का डीवी पे क्या इम्पैक्ट है, या आईवी का डीवी पे क्या, आईवी डीवी को किस तरह इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। क्या वेरिएंस है जो आप डीवी की प्रिडिक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द प्रिडिक्टर, तो वो कोरिलेशन नहीं बता रहा, कोरिलेशन सिर्फ आपस में इनका रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। तो आर की वैल्यू यहाँ पे 0.736 है, सिग्निफिकेंट है ये। और अगर यहाँ पे आके आप देखिए, आप बिहेवियर इंटेंशन की कॉलम में आप स्टाफ एटीट्यूड, आप एक बंदा यहाँ पे नहीं देखता, आप बिहेवियर इंटेंशन, मैंने आपको कहा कि जी बिहेवियर इंटेंशन और स्टाफ एटीट्यूड का आपस में कोई रिलेशनशिप बताए, तो अब ये देखिए आप बिहेवियर इंटेंशन में आए और यहाँ पे स्टाफ एटीट्यूड के कॉलम में आके ये जगह पे देखें तो ये 0.736 0.00256, ये एग्जैक्टली वही बात हो रही है जो यहाँ पे हो रही है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं, हम सेटिस्फेक्शन का हॉस्पिटल इमेज के साथ रिलेशनशिप देखते हैं।
सेटिस्फेक्शन का हॉस्पिटल इमेज के साथ आप रिलेशनशिप देखिए, ये देखिए हॉस्पिटल इमेज सेटिस्फेक्शन 0.759, ठीक है, 00 और 0.05। अगर आप कहते हैं जी आप आपने किस सेटिस्फेक्शन के कॉलम में जाकर ढूंढा था, अब आप हॉस्पिटल इमेज के कॉलम में जाकर सेटिस्फेक्शन को देखिए। हॉस्पिटल इमेज के कॉलम में सेटिस्फेक्शन, दिस इज हॉस्पिटल इमेज सेटिस्फेक्शन, देखिए बिल्कुल एक ही तरह की बात हो रही है। तो अब आपको ये बात समझ आई कि आपने सिर्फ डायगोनल के एक साइड की वैल्यू को देखना है और अब आपने इसको रिपोर्ट करना है, ठीक है। अब आपने इसको कैसे रिपोर्ट करना है, आपने एपीए, देखिए ये पूरा टेबल अब आप कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ से पूरा टेबल आप वहां पे जाके पेश कर दें, आप कहें जी ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये नहीं होगा, क्योंकि आपने जो भी टेबल यहाँ पे रिपोर्ट करना है वो अकॉर्डिंग टू एपीए फॉर्मेट करना है। और ये सारा टेबल जब जाएगा तो अब ये वैल्यूज का क्या करेंगे, या आपको ये वैल्यू रखनी है या आपको ये वैल्यू रखनी है, और ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं लेके जानी, सिर्फ लिमिटेड इंफॉर्मेशन लेके जानी है। तो आपने करना क्या है, देखिए आपके पास ये दो टेबल है, आपने क्या करना है, सबसे पहले आप ये करें कि आप इस टेबल को सिलेक्ट कर लें, ठीक है, कंट्रोल सी कर लें, ठीक है, और वहां पे जाके आपके पास जो वर्ड का डॉक्यूमेंट है, ये एक सेकंड में इस टेबल को जो ऑलरेडी मैंने बनाया है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक हो गया, यहाँ पे आपने वर्ड के डॉक्यूमेंट को इसको पेस्ट कर दिया, ठीक हो गया। अब आप कर क्या रहे हैं, अब आपने एपीए स्टाइल गाइड के अंदर आपने टेबल बनाना है, ठीक है। एपीए स्टाइल गाइड के अंदर वो टेबल कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। आपके पास कितने वेरिएबल हैं, आपके पास वेरिएबल हैं 1 1 2 3 4 5। तो आपके पास कितने, आपको कितने कॉलम चाहिए, आपके पास 1 2 3 4 5, ठीक है, और प्लस वो जहां पे आप ये बात लिखेंगे, मतलब हेडिंग्स लिखेंगे 6। और इसी तरह आपको वर्टिकल लाइंस कितनी चाहिए, 1 2 3 4 5 एंड 6 प्लस 2, जहां पे आप मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 6 और आपके पास 8 का आपको टेबल चाहिए, तो आपने क्या करना है, इंसर्ट, ठीक हो गया, इंसर्ट, यहाँ पे आपने जाके कितनी रोज चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक हो गया। इसी तरह 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक हो गया, ये 8 बन गए। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अब आपके पास जो ऑप्शन है आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। आपके पास पहला वेरिएबल क्या है, 1 स्टाफ एटीट्यूड, दूसरा वेरिएबल क्या है, ठीक है, आप इसको इस तरह कर लें, स्टाफ एटीट्यूड, पर्सनलाइज अटेंशन, सेटिस्फेक्शन, हॉस्पिटल इमेज, बिहेवियरल इंटेंशन, ठीक हो गया। यस, बिल्कुल ठीक हो गया। ये आपके पास एक लाइन एक्स्ट्रा आ गई, इसको आपने डिलीट, ठीक हो गया, इसको आपने डिलीट कर दिया। यहाँ पे आप मीन स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू लिखें, एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। उसके बाद आप देखिए ये आप इनका नाम यहाँ पे लिखते हैं स्टाफ एटीट्यूड, या आप इस तरह लिखते हैं 1, मतलब 2 सॉरी 3 4 एंड 5, ये वेरिएबल्स आपके पास आ गए। अब आप स्टाफ एटीट्यूड का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आप इसको आप फिलहाल छोड़ दें, ये बाद में देखेंगे। स्टाफ एटीट्यूड का 1, मतलब स्टाफ एटीट्यूड के साथ क्या कोरिलेशनशिप है, हाईली कोरिलेशन है, 1 लिखने। पीए का, पीए के साथ क्या कोरिलेशनशिप है, 1। सेटिस्फेक्शन के साथ कोरिलेशनशिप मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 1 1 और 1। अब आपने क्या करना है कि आपने इस साइड को, या आप इस साइड को आप फिल करते जाए,
इस साइड को फिल करते जाएं, ठीक है, या आप इस साइड को फिल करते जाएं, मतलब आपकी मर्जी है कि या आप इस साइड को फिल करें या आप इस तरह करके फिल करें, ठीक है, आपने इसको फिल करना है। फॉर एग्जांपल हम इस साइड पे चलते हैं, कि हम ये कहते हैं जी स्टाफ एटीट्यूड का, हम इस साइड पे जाते हैं, ठीक है। पीए का स्टाफ एटीट्यूड के साथ क्या रिलेशनशिप है? पीए का स्टाफ एटीट्यूड के साथ रिलेशनशिप आ रहा है 0.845 और वो हाईली सिग्निफिकेंट है 2 स्टारिक के साथ। सिर्फ आपने ये आर की वैल्यू प्लस इसको आपने रखना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास सेटिस्फेक्शन का 0.815 और वो भी 2 स्टारिक है, 0.815 अगेन 2 स्टारिक, ठीक हो गया। फिर आपके पास हॉस्पिटल इमेज का 0.73, वो भी 2 स्टारिक है, 0.73 अगेन 2 स्टारिक है, ठीक हो गया। और फिर 0.736 अगेन 2 स्टारिक है, 0.736 2 स्टारिक है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, दूसरा, अब आपने यहाँ पे आ जाए, ठीक है। दूसरा पीए, पीए का आप टेबल बना लें, पीए विद पीए 1, इसके बाद यहाँ से आप स्टार्ट कर लें, ठीक है। पीए का पीए के साथ 1 ऑलरेडी आप शो कर चुके हैं यहाँ पे। अब आप इन वैल्यूज को स्टार्ट करना शुरू कर दें। तो पीए का सेटिस्फेक्शन के साथ जो रिलेशनशिप है वो क्या है? पीए का सेटिस्फेक्शन के 0.810 स्टेरिक, मतलब सेटिस्फेक्शन का पीए के साथ जो है, ठीक हो गया। हॉस्पिटल इमेज एंड पीए 713.713 टू स्टेरिक। ब्रेन इमेज का 0.777 टू स्टेरिक, ठीक हो गया। अब आपका सेटिस्फेक्शन विद सेटिस्फेक्शन, मतलब 3 विद 3 1 आ गया। अब आपने हॉस्पिटल में 7.759 अगेन 2 स्टेरिक, ठीक है। इसी तरह आपने 0.777 अगेन 2 स्टेरिक, मतलब ये आप बता रहे हैं कि ये कितना आपस में कोरिलेशनशिप है। ये साइन सबके पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव, देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2, ठीक है। अगर नेगेटिव होगा तो आप उसको उसी तरह अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन करेंगे। अब आपके पास बी आई का 4 के साथ देख रहे हैं। अब आप ये देखिए, बी आई एच आई के साथ 1 आ गया, इसके बाद 0.811 811 0.811 अगेन 2 स्टेरिक हो गया, 1 1 ऑलरेडी। अब जो आपके पास ये 1 है, याद रखिएगा, इस 1 को आपने नहीं लिखना, ठीक है, ये अंडरस्टूड है। इस 1 को आपने बिल्कुल नहीं लिखना। इस 1 की जगह आप डैशेस भी दे सकते हैं, इस 1 की जगह आप ये डैशेस भी दे सकते हैं, इस 1 की जगह आप अपनी रिलायबिलिटीज की वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है, जो आपकी रिलायबिलिटी की वैल्यू है। मेरे पास ऑलरेडी रिलायबिलिटी की वैल्यू का टेबल मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मैं रिलायबिलिटी की वैल्यू दूंगा तो मैं यहाँ से इसको, मतलब वहां से लाके इसको ब्रैकेट में कर लूं, ठीक है, और 0.919, ठीक है, एंड ठीक हो गया। इसी तरह पीए का मेरे पास पर्सनलाइज अटेंशन की जो वैल्यू है 0.880, ठीक हो गया। मतलब ये सिर्फ आपको मैंने एक्सप्लेन करना है कि आपकी मर्जी है कि आप अ, ठीक हो गया। हमेशा वैल्यू जो है ना वो क्या देनी है आपने, 2 डेसिमल तक जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप, मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा है कि आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आप यहाँ पे कोई कलर दे रहे हैं इसको, ठीक है, आप इसको उस तरफ ना लेके जाएं, ठीक है। तो ये, या आप डायगोनल के अंदर वैल्यू उसकी रिलायबिलिटी की दे देंगे, ठीक है, या आप उसमें डैशेस दे के उसको डिफरेंशिएट कर दें। अब मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में आपको कहाँ से पता चलेगा? अगेन वापस अपनी एसपीएसएस की आउटपुट में जाएं, यहाँ से आप मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को कॉपी कर लें, ठीक हो गया, और यहाँ पे जाके आप पेस्ट कर दें, ठीक है। यहाँ पे आप उसको देख के लिख लें या वहां से उसको आप कॉपी कर लें, 3.57, ठीक है, 3.40, 3.38, ठीक हो गया। उसके बाद 3.54, 3.61, ठीक है, और साथ में आपके पास 0.85, 1.00, और उसके बाद 0.92, 0.84,
0.91, ठीक हो गया। ये अब आपके पास सारा जो कंटेंट है उसको आ गया। अब आपने इसको फॉर्मेट करना है। फॉर्मेटिंग इसके लिए याद रखिए, आपने इसके लिए जो एपीए स्टाइल गाइड है, एपीए स्टाइल गाइड ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस नहीं मानता। तो आपने क्या करना है, यहाँ से इसको बॉर्डर्स को सिलेक्ट करें और सबसे पहले जो आपने क्लिक करना है, नो बॉर्डर्स के ऊपर क्लिक करना है। नो बॉर्डर के ऊपर क्लिक करके फिर आपने याद रखना है कि एपीए जो है ना, उसके मुताबिक आपने जो हेडर कॉलम है, ठीक है, ये हेडर सेल्स हैं, ठीक है। इस हेडर जो सेल का जो कॉलम है हेडर, इसके अंदर आपकी इसकी बॉर्डर, वो कहते हैं कि जी इसकी बॉर्डर आपके पास होनी चाहिए। तो आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे आप इसको क्या करें, इसको बॉटम बॉर्डर दे दें इस सेल की, और इसी सेल की आप क्या करें, टॉप बॉर्डर दे दें, ठीक हो गया। और लास्ट वाले सेल के अंदर भी आपने यही काम करना है। लास्ट वाले इंटायर लाइन को सिलेक्ट करके लास्ट वाले सेल्स के लिए आप यहाँ पे जाके इसकी बॉटम बॉर्डर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका अकॉर्डिंग टू एपीए ये पे बनेगा। यहाँ पे आप इसका लिख देंगे टेबल का नाम, जो भी आपका टेबल 1 2, जो भी आपका टेबल 1 2 आपने लिखना है, ठीक है। टेबल XX कर दें, ठीक है। साथ ही आप इसके लिए लिख दें मीन मीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोरिलेशन, या मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन एंड रिलायबिलिटी, ठीक है, ये सारी चीजें। और यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, नोट के तौर पे नोट करके आपने ये लिखना है कि ये टू स्टैटिक का क्या मतलब है। टू स्टैटिक इंडिकेट p वैल्यू इज लेस देन 0.01, ठीक है। और इसी तरह आपने वैल्यू इन डायगोनल या वैल्यू इन मतलब ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस इंडिकेट, वैल्यू इन पैरेंथेसिस इंडिकेट रिलायबिलिटी, वो जो भी आप कमेंट्री यहाँ पे लिख रहे हैं, जस्ट टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स, ठीक हो गया। ये आपने यहाँ पे इस टेबल की फॉर्मेटिंग करनी है। अब इसको मैं डिलीट कर दूं। ये आपके पास एपीए का फॉर्मेट बन गया, ठीक हो गया जी। अब आपके पास, अब हमने क्या करना है, जल्दी से हम रन करते हैं रिग्रेशन। अब हम अपने मेन रिग्रेशन के पे आ जाते हैं, ठीक है। अब रिग्रेशन के लिए आपने क्या करना है, अब आपने, अब इसी जो टेबल मैंने आपको बनाना सिखाया, आपने इसी तरह के टेबल्स, अब बाकी सारे टेबल्स भी इसी तरह बनाना है। आप अपने जो भी आपका एरिया है या जो भी आप रिसर्च पेपर पढ़ रहे हो, उसमें आप सिंपल टेबल आपको नजर आ जाएंगे। आप उन्हीं को उनको यूज करते हुए उस बेस को बनाते, उस बेस को यूज करते हुए आप अपने टेबल्स बनाए। रिग्रेशन का, कोरिलेशन का टेबल आप बनाए, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर है वो आपने यूज करनी है। ये नहीं कि कोरिलेशन का टेबल हर तरफ नहीं, रिग्रेशन का टेबल अलग से बनता है, लेकिन वो मैं बनाना अभी आपको नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि वो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस नहीं होनी चाहिए, सिर्फ टॉप और बॉटम की लाइन होगी। वो आप जिस पेपर को पढ़ रहे हैं, जो आपका बेस पेपर है, उसके अंदर का जो टेबल है, आप उसको बेस बना के, या जिस जर्नल के अंदर आप सबमिट कराना चाह रहे हैं उसके टेबल के फॉर्मेट के अंदर अपना टेबल को आप ड्रॉ कर लें। सिर्फ आपको वैल्यूज का समझ आ जाना चाहिए कि आप वैल्यूज क्या करेंगे। अब हमारे पास, मैंने आपको कहा था, वो जो आप रिकॉल करें कि जो हमने जो मॉडल रन करना है, ठीक है। जो आपको मैंने ये कहा, यहाँ पे एक चीज बताई कि आपने एक्सटेंशन, अब आपने एक्चुअली रिग्रेशन जब आपने रन करनी है, तो आपको, अब आपके पास जो लेटेस्ट वर्जन है जहां पे आप रिग्रेशन रन करते हैं, उसको आप कहते हैं प्रोसेस हेज। आप माइक्रो प्रोसेस हेज के थ्रू आप अपने रिग्रेशन को, आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। पहले आप पुराने दौर में आप बेरेनकेनी के थ्रू और सिंपल लीनियर रिग्रेशन के थ्रू भी रन करते थे, जो आपने, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के बारे में बताया है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो एडवांस लेवल है, जिसको आप कहते हैं प्रोसेस माइक्रो हेज जो है, उसके थ्रू आप रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं। आप ये क्या करते हैं, आप एनालाइज के अंदर आते हैं, तो रिग्रेशन के अंदर जब आप आएंगे, तो आप यहाँ पे देखते हैं प्रोसेस एंड्रयू एफ हेज। ये आपको, आप अगर आपके पास ये नहीं है, ये वाला एक्सटेंशन आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो परेशान नहीं हो, मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये आपके पास एक्सटेंशन कैसे आ जाएगी। तो अब आप जो बाय डिफॉल्ट SPSS डाउनलोड करते हैं या इंस्टॉल करते हैं, अक्सर उसमें नहीं होती।
तो उसको लेने के लिए आपको इसको इसके अंदर इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे अपने पास ये गूगल में आ जाएं, ठीक है, और गूगल में आके आप सिंपल ये लिखें प्रोसेस इंटरफेस, इसको टाइप के नहीं, ये पहला जो लिंक है इसको क्लिक करें तो यहाँ पे आपको आ जाएगा कि डी डाउनलोड, ठीक है, वर्कशॉप के बारे में आपको पेपर्स इसके इससे रिलेटेड जितने भी आपको आपने हाउ टू रिपोर्ट डेटा, इसके ऊपर सारे किस किस किस्म के पेपर हैं ये आपको बआसानी से मिल जाएंगे। ठीक हो गया कि आपने डेटा की रिपोर्ट कैसे करना है और इसकी मतलब यहाँ से आपने डाउनलोड क्लिक करना है, ठीक है। अगर आपको फिर भी इंस्टॉल, बहुत सिंपल प्रोसेस है, मतलब आपने इसको कैसे एक्सटेंशन करनी है, अगर आपको फिर भी नहीं आ रही तो आप YouTube पे जाके हाउ टू इंस्टॉल माइक्रो प्रोसेस लिख लें तो आपको बआसानी से ये चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक हो गया। अब आप, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पहले वाले को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर इंस्टॉल करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो आपने बस यहाँ पे जाके उस प्रोसेस हेज को, डाउनलोड प्रोसेस हेज, ये सारा आपको वो स्टेप भी बता देगा कि आपने कैसे करना है। तो आपके पास जो होगा, जब आपकी उसकी एक्सटेंशन हो जाएगी तो आप जब भी आप एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे रिग्रेशन में वो चीज आ जाएगी। अब मेरे पास आ चुका है। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो आपको याद रखना चाहिए, वो टेम्पलेट में मतलब मॉलिम पे भी अपलोड कर दूंगा और आपको भी इसी तरह प्रोसेस हेज टेम्पलेट आप लिखेंगे। मतलब अगर आप यहाँ पे जाके इसके टेम्पलेट के डॉक्यूमेंट के लिए आप लिख लें टेम्पलेट, तो यहाँ पे आपके पास जो भी पीडीएफ फाइल आ जाएगी, ये देखेंगे मॉडल 1, इस तरह के आपके पास जो है ना ये टेम्पलेट आपके पास प्रॉपर आपके पास जो है ना ये टेम्पलेट आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है। आप जब उस डाउनलोड टेम्पलेट कर लेंगे तो आपके पास इस तरह के टेम्पलेट की एक डॉक्यूमेंट आ जाएगा। ठीक है। अब आपको ये देखना है कि आपका किस किस्म का मॉडल है। यहाँ पे आपको ये आसानी से बताता है कि जी आपका किस किस्म का मॉडल आपने अकॉर्डिंगली रन करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का आईबीडीवी और मॉडरेटर है तो वो मॉडल 1 रन करेगा। ठीक है। अगर किसी के पास दो मॉडरेटर हैं, ठीक है, मॉडल 2 रन करेगा। ये सारे मॉडल उन्हें बताए। अगर किसी के पास मतलब आईबीडीवी और मॉडरेटर के बीच में फिर मॉडरेटर है तो मॉडल 3 रन करेगा। मतलब मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिनके पास मतलब इस तरह का भी मॉडल है कि आईवीडीवी और मॉडरेटर के बीच में फिर मॉडरेटर इंटरवीन कर रहे हैं। ठीक है। तो आप ये कोई तकरीबन 99 मॉडल्स है इनके पास, या 100 प्लस या 79, इस तरह के कोई इनके पास मॉडल्स हैं। ठीक है। आप ये देख लीजिए कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स आगे चल के आपके पास ये मॉडल भी आ जाते हैं 62 तक। ये देखिए, ये जी 74 तक इनके पास मॉडल आ रहे हैं। ठीक है। कॉम्प्लेक्स मॉडल भी हैं, सिंपल मॉडल भी हैं। तो अब आपके पास जो है ना, अब हमने जो मैंने आपको डायग्राम रन करके दी थी, उस डायग्राम के मुताबिक हमने क्या, कौन सा वाला मॉडल है हमारे पास, हमें मॉडल 4 रन करना है। ठीक है। मॉडल 4 रन करना है। क्यों मॉडल 4 रन करना है? क्योंकि मेरे पास जो डायग्राम बन रही है जिसको मैंने अभी एनालाइज करना है वो क्या है कि मैंने ये देखना है कि मैं ये देखना चाह रहा हूं कि स्टाफ एटीट्यूड का, जितना स्टाफ एटीट्यूड बेहतर होगा उसका क्या ताल्लुक है किसके साथ, पेशेंट सेटिस्फेक्शन के साथ, पेशेंट सेटिस्फेक्शन के साथ, और किसके साथ, मतलब बिहेवियर इंटेंशन के साथ। ये मॉडल मैं अब रन करने जा रहा हूँ। तो इस मॉडल को मैं कैसे रन करूंगा आके हम देखते हैं प्रोसेस हेज के अंदर कि ये मॉडल हमने कैसे रन करना है। ठीक है। यहाँ पे अब आगे हम वापस एनालाइज, एनालाइज के अंदर, अच्छा ये मॉडल बना हुआ भी हमारे पास रहेगा। रिग्रेशन, रिग्रेशन के अंदर प्रोसेस। ठीक है। प्रोसेस के अंदर जाके सबसे पहले आपने ये जो काम करना है, जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, आपने अपना मॉडल यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब मेरे पास मॉडरेशन वाला नहीं है, मैं कौन सा वाला मॉडल रन कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिए दोबारा, मैं रन कर रहा हूँ मॉडल 4। तो मैंने यहाँ पे जाके उसको स्पेसिफाई करना है ताकि उसको भी पता चल जाए कि आई एम गोइंग टू रन मॉडल 4, तो वो अकॉर्डिंगली अपनी सेटिंग उस तरह कर लेगा। कॉन्फिडेंस इंटरवल वही 95%, मतलब पी वैल्यू आपके पास जो है वो उस तरह आपने सेलेक्ट किया। बूटस्ट्रैप 500 5000 सिंपल, बाकी आप इसको किसी को ना छेड़िए। ठीक है। वाई क्या होता है? वाई आपके पास होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है मेरे पास? बिहेवियरल इंटेंशन। एक्स क्या है? इंडिपेंडेंट स्टाफ एटीट्यूड। स्टाफ एटीट्यूड को इधर क्लिक किया।
अब मीडिएटर मेरे पास क्या आ गया, मीडिएटर मैंने उसको कहा कि जी सेटिस्फेक्शन, ठीक है, सेटिस्फेक्शन कोवेरिएट में वो वैल्यूज डालनी है जो आपके पास, जिनको आपने कंट्रोल करना है। तो मैंने अभी फॉर एग्जांपल इसको किसी बहुत आसान रखते हैं, हम किसी को कंट्रोल नहीं करते तो ओके कर देते हैं, ठीक है। इट विल टेक अराउंड 5 to 6 सेकेंड्स ये रन करेगा। सिर्फ सिंपली तौर पे आपको मैंने एक मॉडल रन करके देना है कि ये इस तरह की इसकी वैल्यूज आएंगी, आपने उसको देख लेना है कि कैसे आएगा। ये देखिए जी हमारे पास आ गया, हमारे पास आ गया। उन्होंने कहा जी आपने मॉडल 4 रन किया जिसमें आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल बिहेवियरल इंटेंशन है, आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स स्टाफ एटीट्यूड है, और आपके पास मॉडरेटर जो है ना वो सेटिस्फेक्शन है, सॉरी मीडिएटर सेटिस्फेक्शन है। तो ये बता रहे हैं आर स्क्वायर, मैंने आपको क्या कहा था कि आर स्क्वायर क्या बताता है, कैपिटल आर स्क्वायर की कितना वेरिएंस एक्सप्लेन हुआ है। ये दो वेरिएबल्स एक्स और एम ये मिलके वाई कितना एक्सप्लेन कर रहे हैं, वाई एक्सप्लेन कर रहे हैं 0.663, मतलब 66% वेरिएंस इन दो वेरिएबल को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने ये देखना है कि आउटकम वेरिएबल सेटिस्फेक्शन, मतलब अगर आप में से किसी ने इस रिलेशनशिप को भी देखना है, यहाँ पे उनने आउटकम वेरिएबल क्या रखा सेटिस्फेक्शन के साथ, और आपके पास आईवी उनने क्या रखा यहाँ पे, ये आउटकम वेरिएबल, ये भी आपने इसको इंडिकेट करते हैं यहाँ पे। अब आप देखिए अगर आपने हाइपोथेसिस H1, H2, H3, H4 सारे हाइपोथेसिस बनाए हुए तो आप इस वैल्यू को ले लें। अगर आपने डायरेक्ट बनाए हुए तो आप इस वैल्यू इसके ऊपर देख लें। यहाँ पे आप देखिए आपके पास इस केस में वो यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि जिस सेटिस्फेक्शन का आपके पास जो ताल्लुक है ऐसे का, ऐसे स्टाफ एटीट्यूड सेटिस्फेक्शन का बीटा क्या है 0.88, मतलब क्या था कि जितना 1 यूनिट चेंज इन स्टाफ एटीट्यूड पेशेंट सेटिस्फेक्शन 0.88 यूनिट चेंज होगा। और क्या ये सिग्निफिकेंट है? जी, पी वैल्यू डेफिनेटली सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे आप एक और चीज के तौर पे भी देख सकते हैं, आप LLCI ULCI, लोअर लिमिट कॉन्फिडेंस इंटरवल और अपर लिमिट कॉन्फिडेंस इंटरवल, इन दोनों के बीच में, इन दो के बीच में आपके पास जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब कि दोनों के साइन एक तरह के होने चाहिए। अगर दोनों के साइन, देखिए इस जगह पे अगर दोनों के साइन नेगेटिव हैं या दोनों के साइन पॉजिटिव हैं तो फिर इसका मतलब है कि आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो चुका है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपने एक और चीज भी अब आपने देख ली, ये आपके पास एडिशनल एक एडवांटेज है, ठीक है। आपने पी वैल्यू देखा, यहाँ पे आके सबसे पहले आपने पी वैल्यू देखा, सॉरी बीटा देखा, ये आपको बीटा बता रहा है, ये आपका पी वैल्यू जो सिग्निफिकेंस है, ठीक है, ये भी आपको ये बता रहा है कि आप योर हाइपोथेसिस, जो आपने अगर पहला हाइपोथेसिस बनाया था, आपने कहा जी स्टाफ एटीट्यूड पर पेशेंट सेटिस्फेक्शन, देयर इज अ पॉजिटिव एंड डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन स्टाफ एटीट्यूड एंड पेशेंट सेटिस्फेक्शन, तो वो आपका हाइपोथेसिस यहाँ पे एक्सेप्ट है अगर आपने बताया है। अगर आपने नहीं बनाया तो वो एक अलग बात है, ठीक है। और इसी तरह आपके पास ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है, ये आपके पास एक ये चीज आपने यहाँ से नोट कर लेनी है, ठीक है, ये आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। दूसरा, अब आपके पास, अब आप इस पे आ जाइए, मैं इसको एक सेकेंड, सॉरी, मैं इसको रब भी कर देता हूँ। अब आपने क्या करना है कि ठीक हो गया। अब आपके पास मीडिएशन, अब एक्चुअली वो आपके पास पहला हाइपोथेसिस आपको सिर्फ रीड करना, मैंने कहा आपको पता चल जाए। अब आपने क्या करना है कि अब आपके पास जो मीडिएशन का प्रॉपर हाइपोथेसिस है ये अब आपने देखना है। आपके पास आउटकम क्या वेरिएबल है, BI, यहाँ पे आउटकम वेरिएबल क्या शो रहा है, ये दिस इज BI के बिहेवियर इंटेंशन। अब आपका आपको सारी रीडिंग आपको उस अकॉर्डिंगली बताएगा। वो कहता है BI जो है ना वो BI, ये जो वेरिएबल है ये दो ऐसे स्टाफ एटीट्यूड और सेटिस्फेक्शन BI को कितना परसेंट प्रोड्यूस, मतलब वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहे हैं 63% वेरिएंस, दैट इज गुड, मतलब कोई मसला नहीं है। अब ये आपने ये देखना है क्या स्टाफ एटीट्यूड BI के साथ रिलेशनशिप है, जो आपका हाइपोथेसिस, पहला हाइपोथेसिस आपने बनाया जी, स्टाफ एटीट्यूड का बिहेवियल इंटेंशन के साथ जो रिलेशनशिप है, बीटा की वैल्यू 0.32 है और ये सिग्निफिकेंट है, वेरी गुड। और ये कॉन्फिडेंस इंटरवल में भी प्लस माइनस की कोई फिगर नहीं है, तो ये आप आपने यहाँ पे रीड करना है कि जी कोई जीरो का साइन नहीं है, दोनों के साइन पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया। आप कहते हैं कि जी स्टाफ एटीट्यूड 1 यूनिट चेंज इन स्टाफ एटीट्यूड 32 यूनिट चेंज करेगा बिहेवियल इंटेंशन, और पी वैल्यू भी
आपकी सिग्निफिकेंट है और इन दोनों के बीच में कोई नेगेटिव साइन नहीं है। इसकी कमेंट्री में आपको बताता हूँ कैसे लिखना है। इसी तरह स्टाफ एटीट्यूड मतलब सेटिस्फेक्शन, ये जो पेशेंट सेटिस्फेक्शन है, इसका बिहेवियल इंटेंशन के साथ ऊपर हमने जो देखा था वो हमने स्टाफ एटीट्यूड का पेशेंट सेटिस्फेक्शन। अगर आपने वो हाइपोथेसिस बनाया है, अगर नहीं बनाया तो उसको आप बिल्कुल इसको इस हिस्से को आप इग्नोर कर दें, आप इस तरफ आ जाए। आपका सेटिस्फेक्शन का बिहेवियल इंटेंशन के साथ क्या रिलेशनशिप है? बीटा की वैल्यू जो है वो 0.52 है और सिग्निफिकेंट लेवल क्या है आपके पास? अगेन देखते हैं, सिग्निफिकेंट लेवल हाईली सिग्निफिकेंट और नो वैल्यू बिटवीन द कंस्ट्रक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपका ये हाइपोथेसिस भी एक्सेप्ट हुआ, ये भी हाइपोथेसिस भी एक्सेप्ट हुआ और ये भी हाइपोथेसिस, ये तीनों हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुए। लेकिन अभी हमने मीडिएशन एक्सेप्ट नहीं की। कि मीडिएशन क्या होती है? मीडिएशन ये होती है कि देयर आर टू प्रोबेबिलिटीज, एक को आप कहते हैं फुल मीडिएशन, एक को आप कहते हैं पार्शियल मीडिएशन। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि एक को आप कहते हैं फुल मीडिएशन और एक को आप कहते हैं पार्शियल मीडिएशन, और तीसरी चीज होती है नो मीडिएशन। फुल मीडिएशन, पार्शियल मीडिएशन और नो मीडिएशन। फुल मीडिएशन कब होती है? फुल मीडिएशन वो होती है कि जब आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप, मतलब स्टाफ एटीट्यूड का रिलेशनशिप बिहेवियरल इंटेंशन के साथ कोई रिलेशनशिप ना हो, जब आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप ना हो, लेकिन जब आप आईवी के थ्रू वो रिलेशनशिप रन कर सकते हो, कि खाली मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप तो आपका पी वैल्यू इनसिग्निफिकेंट आ जाए, ठीक है, पी वैल्यू इनसिग्निफिकेंट आ जाए, लेकिन बीआई के साथ इनडायरेक्ट रिलेशनशिप वो एग्जिस्ट करता हो, तो उसको कहते हैं फुल मीडिएशन। पार्शियल मीडिएशन क्या होता है? पार्शियल मीडिएशन ये होता है कि जब आपका डायरेक्ट इफेक्ट एक्स ऑन वाई, ठीक है, डायरेक्ट इफेक्ट एक्स ऑन वाई ये भी आपका सिग्निफिकेंट हो और इनडायरेक्ट इफेक्ट भी सिग्निफिकेंट हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूं आपको। जब आपका डायरेक्ट इफेक्ट भी सिग्निफिकेंट हो, ठीक है, वो भी आपके पास सिग्निफिकेंट आ जाए और इनडायरेक्ट इफेक्ट भी सिग्निफिकेंट आ जाए, कोई उनके बीच में वैल्यूज नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये पार्शियल मीडिएशन है, फुल मीडिएशन नहीं है, ये पार्शियल मीडिएशन है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप भी है और इनडायरेक्ट भी है। अगर देखिए डायरेक्ट इफेक्ट एक्स ऑन वाई इनसिग्निफिकेंट होता, यहाँ पे वैल्यू माइनस में आ जाती, ये इनसिग्निफिकेंट होता, और इनडायरेक्ट फुल होता, तो इसका मतलब है देयर इज अ फुल मीडिएशन, पार्शियल मीडिएशन नहीं है। और अगर आपके पास डायरेक्ट इफेक्ट तो है एक्स ऑन वाई का और इनडायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता, अगर ये इफेक्ट नहीं होता, तो फिर आप कहते हैं देयर इज नो मीडिएशन। तो ये आपको तीन कंडीशन समझ आ गई। पहले यहाँ पे आपको ये बताया कि आपने कैसे उसको रीड करना है, इस जगह पे आपको सिर्फ ये बताया कि आपने इसको कैसे रीड करना है, ठीक है। मीडिएशन तीन तरह की होती है, फुल मीडिएशन, पार्शियल मीडिएशन या कोई मीडिएशन नहीं होना, ठीक है। फुल मिटिगेशन कब होती है? कि जब आपका डायरेक्ट इफेक्ट तो सिग्निफिकेंट नहीं हो और इनडायरेक्ट आपका सिग्निफिकेंट हो, डायरेक्ट इफेक्ट सिग्निफिकेंट ना हो और इनडायरेक्ट सिग्निफिकेंट हो, तो ये वाली कंडीशन होगी जिसको आप कहते हैं फुल मिटिगेशन। अगर ये भी सिग्निफिकेंट है और ये भी सिग्निफिकेंट है, इसको कहते हैं पार्शियल मिटिगेशन। और अगर ये सिग्निफिकेंट है और ये इनसिग्निफिकेंट है, इसको कहते हैं नो मीडिएशन, ठीक है, कोई कोई मीडिएशन एग्जिस्ट करते। तो ये कैसे पता चलेगा कि सिग्निफिकेंट है? पी वैल्यू के थ्रू भी पता चलेगा, और ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में साइन एक तरह का हो, कि मतलब जीरो की वैल्यू नो, तो इस तरह आपने इंडिकेट करना है। तो यहाँ की केस में हमें क्या पता चल रहा है? यहाँ के केस में हमें पता चल रहा है कि जी डायरेक्ट इफेक्ट भी सिग्निफिकेंट है और इनडायरेक्ट भी, तो इसका मतलब है कि ये पार्शियल मीडिएशन एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये मीडिएशन मतलब ये आपके पास हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया। अब इसका टेबल कैसे बनाना है? ये मुख्तलिफ किस्म के टेबल आप बना सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, ये आपके पास मैं आपको एक टेबल बताता हूँ कि आपने ये देखिए, ये आपने हाइपोथेसिस का आपने ये बताना है कि आपके पास अभी मैंने कौन सा आईवी किया है, मैंने बस स्टाफ एटीट्यूड किया है। स्टाफ एटीट्यूड का इफेक्ट ऑन क्या था? इफेक्ट ऑफ आईवी ऑन मीडिएटर, ठीक है। इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन मीडिएटर, वो जो पहला वाला कॉलम था वो वहां पे बताया। इफेक्ट ऑफ मीडिएटर ऑन डिपेंडेंट, ठीक है। डायरेक्ट इफेक्ट, ठीक है, और टोटल इफेक्ट, ठीक है, वो टोटल इफेक्ट जो है वो नीचे करके आपको देखा है, ठीक है। बूटस्ट्रैपिंग के क्या रिजल्ट थे? ठीक है, वो लोअर लिमिट कॉन्फिडेंस और अपर लिमिट। यहाँ पे पी वैल्यू को उसने कहा से शो कर दिया? स्टैरिक के साथ शो कर दिया।
इनडायरेक्ट इफेक्ट, डायरेक्ट इफेक्ट्स, ठीक है, ये डायरेक्ट इफेक्ट, डायरेक्ट इफेक्ट, डायरेक्ट इफेक्ट और टोटल इफेक्ट, ठीक है, ये आपने शो कर दिया। अगर आपका ये यहां से आपको पता चल गया किन चीजों से। ठीक हो गया जी। ये आप आपके पास सारी वैल्यू आ गई हैं जिसे आपने अपना बताना है आपके पास। ये अब आपने इस तरह का टेबल, ये टेबल आप आपने खुद वैल्यूज वहां से लेके आए, आप मुख्तलिफ किस्म के। अब अगर मेरे पास दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, पर्सनलाइज अटेंशन, मैं टाइम बिंग उसको नहीं रख रहा। अब आपके पास इस तरह आपने ये चीजें बतानी है, ठीक है। सेकंड, अब आप चीज आपको ये बता दें कि अगर आपके पास अब आपने क्या करना है कि आपके पास मॉडरेशन, ये तो मीडिएशन का हाइपोथेसिस मैंने आपको बताया, आपने मॉडरेशन के हाइपोथेसिस के लिए क्या करना है उसके बारे में भी आप मुझसे ये हम डिस्कशन कर लेते हैं मॉडरेशन के हाइपोथेसिस के बारे में। ठीक हो गया। मॉडरेशन के हाइपोथेसिस के बारे में अब आप यहाँ पे देखिए, मतलब मॉडरेशन का हाइपोथेसिस आपके पास मैं अलग अलग करके कर रहा हूँ। आप आपके पास पूरा मतलब आप आईवी मीडिएटर यहाँ पे आप अपना टेबल सेलेक्ट करके ये देखिए, अगर आपने मीडिएशन मॉडरेशन दोनों मॉडल 7 के साथ हैं, अगर आपका ये वाला मॉडल बनता है, मॉडल 8 बनता है, मॉडल 9 बनता है, आपने अकॉर्डिंगली देखना है कि आपका कौन सा मॉडल आपके पास यूज करना है। आप मॉडल 14 बनता है कि आप मीडिएटर टू डीवी जाना चाह रहे हैं आपके पास, लेकिन मैंने आपको सिंपली आईवी और डीवी बताया, ठीक है। अब मैं आपको मॉडरेशन के बारे में भी बताता हूँ कि अगर मॉडरेशन जो है मैंने यहाँ पे रखा है मॉडरेशन, अगर मैंने मॉडरेशन रन करनी है तो सिर्फ सिंपल मेरी मॉडरेशन है तो मैं मॉडल 1 रन करूंगा कि आईवी डीवी और 1 मॉडरेटर। यहाँ पे मैंने सेटिस्फेक्शन को हटा दिया और मेरी मॉडरेशन क्या बन रही थी, हॉस्पिटल इमेज, ठीक है, उसको मैं मॉडरेटर के तौर पे लेके आया कि बीआई सॉरी बीआई के साथ जो है बीआई मेरा डिपेंडेंट है। और अब मैंने सेटिस्फेक्शन को एज अ एक्स ले लिया सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। वरना आप पूरा मॉडल जब रन करेंगे तो बी आई सेटिस्फेक्शन अकॉर्डिंगली वो मीडिएटर ही रहेगा। तो नहीं सॉरी, ये मीडिएटर नहीं मैंने करना, ये मैंने गलत किया, ये यहाँ पे मैंने मॉडरेटर रख दिया। ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने इसको ओके कर दिया, ये अब ये रन करके मुझे बता रहा है। जी, ये देखिए, ये यहाँ पे अब आपके पास ये उसने बताया कि जी आपने मॉडल 1 रन किया है, बी आई आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, सेटिस्फेक्शन आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और आपके पास मॉडरेशन हॉस्पिटल इमेज है। यहाँ पे आपका वो बता रहा है कि जी आपका मॉडल 1 जो आपको शो कर रहा है, यहाँ पे देखिए अब आपके पास उसने कोई दूसरी चीजें नहीं दी, ठीक है। अब आपके पास ये वो बता रहा है कि सेटिस्फेक्शन का बीआई के साथ रिलेशनशिप, ठीक हो गया। इस मॉडरेशन में आपने सबसे पहले आके आपने ये सारी चीजें देखते हुए जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपने देखना है उसको आप कहते हैं इंटरेक्शन इफेक्ट, ठीक है, मतलब जिसको आप प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। ये आपने इंटरेक्शन टर्म देखनी है। ये इंटरेक्शन टर्म की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब बीटा नेगेटिव है, ठीक है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि जितना आपका हॉस्पिटल इमेज ज्यादा होगा तो आपका बीटा कम होने लग जाता है, ठीक है। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो वैल्यू है ये इनसिग्निफिकेंट है। यहाँ पे मतलब पी वैल्यू इनसिग्निफिकेंट है, और आप देखिए जब पी वैल्यू इनसिग्निफिकेंट है और यहाँ पे माइनस का निशान आ गया, मतलब जीरो आ चुका है बीच में, ठीक है। ये माइनस है और ये प्लस का निशान है तो इसका मतलब जीरो आ चुका है। तो इसका मतलब यह है कि आपके पास मॉडरेशन नहीं है, ठीक है, मॉडरेशन अब आपके पास एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन अगर ये निशान यहाँ पे पी वैल्यू सिग्निफिकेंट होता, ठीक है, और बीटा की वैल्यू सिग्निफिकेंट होती तो हमें ये बताते हैं कि मॉडरेशन एग्जिस्ट करती है। तो उस मॉडरेशन के लिए आपको मॉड ग्राफ बनाना पड़ता है। मॉडरेशन जिन लोगों की मॉडरेशन एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जिन लोगों की मॉडरेशन आएगी उनके लिए मैं बता दूं कि उनको मॉडरेशन ग्राफ बनाना पड़ेगा। क्योंकि मेरे पास मॉडरेशन नहीं आई तो मैं उसका ग्राफ नहीं बना सकता, ठीक है। अगर मेरे पास इस डेटा में मॉडरेशन ग्राफ बनता तो मैं आपको बताता हूँ कि मॉडरेशन ग्राफ के लिए आपको करना क्या पड़ता है। आपने जब भी ये रन करना है, यहाँ पे आपने ऑप्शंस में जाके
शो जनरेट कोड फॉर विजुअलाइजिंग इंटरेक्शन, जब आप मॉडरेशन के बारे में रन करते हैं, ठीक है। इसको आप करके ये मैंने वैसे यहाँ पे आप इसको 2 डेसिमल तक करने 0.5, ये वैसे आप चेंज करना है, ठीक है। ये लाजमी आपने करना है। यहाँ पे अगर मेरे पास मॉडरेशन, तो ये आपके पास इंटरेक्शन इफेक्ट भी आपको ये दे देगा। अभी वो डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास अभी वो मॉडरेशन नहीं आई हुई, लेकिन फिर भी आई ट्राई कि मैं कुछ थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूं। जी। अच्छा, वो जो इंटरेक्शन टर्म मैंने आपको बताया, आप यहाँ पे आके मतलब एक सेकेंड। जी, जैसे कि हमने बात की कि अगर आपकी इंटरेक्शन मॉडरेशन आपकी सब मतलब वो सिग्निफिकेंट आ जाती है, मतलब कि अगर आपका पी वैल्यू मॉडरेशन में आ जाती है, मतलब ये पी वैल्यू 0.05 से नीचे होती है, वो सिग्निफिकेंट लेवल पे होते हैं, और माइनस, दोनों तरफ माइनस का साइन हो या दोनों तरफ प्लस का साइन हो, मतलब जीरो एग्जिस्ट ना करता हो दोनों वैल्यूज के बीच में, तो हम ये कह सकते हैं कि जी ये इंटरेक्शन टर्म सिग्निफिकेंट है। अगर आपके केस में ये इंटरेक्शन टर्म ऐसे सिग्निफिकेंट आ जाती है, तो आप क्या करेंगे, आप उसके लिए मॉड ग्राफ बनाएंगे। मॉड ग्राफ बनाने के लिए मैं आपको ये बता दूं कि आप ये मैं आपके साथ मॉलिम पे भी अपलोड कर दूंगा। ये वेबसाइट है, यहाँ से जाके आप इस वेबसाइट को क्लिक करके यहाँ से आप मॉड ग्राफ जो है ना उनका डाउनलोड कर लेंगे। मतलब ये इस तरह करके आपको यहाँ पे आप आ जाएंगे, और टू वे इंटरेक्शन टर्म का, ये टू वे लीनियर इंटरेक्शन टर्म का मॉड ग्राफ जब आप डाउनलोड कर लें, तो ये आपके पास ऐसे ओपन हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे जाके क्या करना है कि ये सारी वैल्यूज को जो है ना आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करके आपने वो वैल्यूज यहाँ पे लिखनी है, तो आपको पता चल जाएगा कि जी आपका वेरिएबल क्या आ रहा है और किस तरह आपकी इंटरेक्शन टर्म बन रही है। क्योंकि देखिए आप ये कह रहे हैं कि आपका जो इंटरेक्शन टर्म का या जो मॉडरेशन का हाइपोथेसिस था वो ये था कि आपका जो ये रिलेशनशिप है ये मॉडरेट करता है, ठीक है। और सच दैट के अगर ये मतलब मॉडरेशन होने की वजह से अगर मॉडरेटर ज्यादा है तो ये रिलेशनशिप इस तरह होगा, अगर मॉडरेशन कम है तो उसको भी आप अपने प्रूव करना है कि मॉडरेशन एग्जिस्ट करने से क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमने कहा जी इस्लामिक वर्क एथिक्स जब बंदे के अंदर ज्यादा होगी तो उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा होगी, ठीक है। अगर आईवी का डीवी पे इम्पैक्ट इन इन द टर्म्स ऑफ मॉडरेटर या कंडीशनल या थर्ड वेरिएबल होने, ये ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा होगा, कम होने की वजह से वो कम होगा। जो भी आपका मॉडरेशन का इफेक्ट है वो आपने साबित करना है। हमने ये कहा जो इस केस में, मेरे वाले केस में हमने जो डिस्कशन की है, हम ये कह रहे हैं कि जी जब आपका जॉब मतलब पेशेंट सेटिस्फेक्शन है, ठीक है, वो आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपका? आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने ये कहा कि आपका पेशेंट सेटिस्फेक्शन है। ये पेशेंट सेटिस्फेक्शन जो है वो, और हॉस्पिटल इमेज हमने कहा कि वो आपका हॉस्पिटल इमेज आपका मॉडरेटर है, ठीक है। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है कि जो डिपेंड हो रहा है वो ये है कि आपका, यहाँ से आप बाद में चेंज कर लेंगे, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आपके पास? बिहेवियरल इंटेंशन। हम ये कह रहे हैं कि पेशेंट सेटिस्फेक्शन से बिहेवियरल इंटेंशन बढ़ती है, कि जितना पेशेंट सेटिस्फाई होगा उतनी बिहेवियरल इंटेंशन उसकी बढ़ेगी। और अगर हॉस्पिटल इमेज भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा, अगर हॉस्पिटल इमेज उसमें अगर कोई कोई हॉस्पिटल है जिसका इमेज बहुत स्ट्रांग है, बड़ा स्ट्रांग इमेज है, तो लोग उसकी तरफ ज्यादा आएंगे। तो ये हमने मॉडरेशन रखनी थी, लेकिन वो मॉडरेशन आई नहीं है, ठीक है। अगर आ जाती तो क्यों हम उसको इंटरेक्शन टर्म बनाते। मतलब हमने ये कहा कि जी आप पेशेंट सेटिस्फाई होगा तो वो रिविजिट करेगा, मतलब हॉस्पिटल में रिविजिट करेगा। अगर उसके क्या नाम है, अगर उसके पास अगर हॉस्पिटल इमेज भी बड़ा स्ट्रांग आ रहा है, मतलब हॉस्पिटल इमेज भी, मतलब आप अगर फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में कोई 3-4 बड़े नाम हॉस्पिटल्स के, अगर वो हॉस्पिटल इमेज ज्यादा स्ट्रांग है तो उसकी जो इंटेंशन है वो बढ़ जाएगी। लेकिन हमारा जो डेटा उसने साबित किया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। पेशेंट सेटिस्फाई होगा तो वो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। लेकिन इमेज अच्छा होने से या इमेज कम होने से कुछ नहीं होता। आप देखिए, दिस इज द रीजन कि आप देखिए कुछ डॉक्टर हैं कि वो मतलब अगर किसी भी जगह जाके बैठ जाए तो लोग उसके पास आ जाते हैं। डॉक्टर के नाम पे यहाँ पे प्रैक्टिस चलती है, हॉस्पिटल के नाम पे डॉक्टर नहीं चलते। हमेशा यहाँ पाकिस्तानी कल्चर में, पाकिस्तान में डॉक्टर की वजह से हॉस्पिटल चलते हैं, हमने ये केसेस देखे हैं।
लेकिन हॉस्पिटल की वजह से डॉक्टर चलेगा या नहीं चलेगा ये अभी तक साबित नहीं हुआ। तो हमारे डेटा ने भी साबित किया है। लेकिन मैं सिर्फ आपको सिर्फ ये एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपका इंटरेक्शन टर्म प्रूव हो जाती है, पी वैल्यू सिग्निफिकेंट आ जाता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट में जीरो का मतलब जीरो नहीं आता, दोनों साइन एक तरह के होते हैं, तो आप किस तरह करेंगे? आपने ओनली येलो जो सेल्स है यहाँ पे टाइपिंग करनी है, ठीक है। ये आप देखिए बिहेवियर इंटेंशन चेंज हो गया। यहाँ पे आप इसको मैनुअली जाके आप हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको ये चेंज कर लेंगे अभी। मतलब उसको फिलहाल छोड़ दीजिए, यहाँ पे आप इसको मैनुअली चेंज करें। हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हम अपने डेटा के ऊपर जाके देखते हैं कि जी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या था, सेटिस्फेक्शन। ये क्या आ रहा है, 0.55 और एच आई 0.72, हॉस्पिटल इमेज 0.72। मतलब ये हमारे पास बीटा वैल्यूज है। ये तीनों बीटा वैल्यूज जो है ना हमने वहां पे ऐड करनी है। 0.55, 0.72 और 0.05, सिर्फ ये वैल्यू ऐड करने से हमारा मतलब हमें पता चलेगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन है कि अगर आपके पास आता तो कैसे आता, ठीक है। 0.55, 0.72, ठीक है, आपके पास मॉडरेटर आ रहा है और इंटरेक्शन टर्म आ रहा है -0.05, ऐसा ही है। ये देख लीजिए, मतलब आपने कुछ और नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे ऐड इन करना है, ये बाकी आप इसको छोड़ दें। ये आपने अब ये टेबल यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है। अब आप देखिए यहाँ पे एक चीज बड़ी जबरदस्त आ रही है कि मतलब अब वो इस ग्राफ से भी पता चल रहा है कि हॉस्पिटल इमेज अगर लो है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लो के लिए है। मतलब ये इसको हम बाद में ये चेंज कर देते हैं हम, एक सेकेंड, यहाँ पे हम इसको मतलब इधर ही हमने इसको, एक सेकेंड, इसको हम इन्हीं हाउ में मतलब इसको हम चेंज कर लेंगे। फिलहाल आप इसको ये देखिए कि 0.05 -0.05 लो, मतलब आपका जॉब्स मतलब पेशेंट सेटिस्फेक्शन, मतलब पेशेंट सेटिस्फेक्शन आपके पास, और इस तरह आपके पास मॉडरेशन हाई या लो है। ये हाई मतलब ये हाई के लिए, ये लो के लिए। और ब्रेन इमेज, या आपने इसको जो है ना कॉपी पेस्ट करना है अपने पास। आपके पास ये देखिए मैंने वर्ड के डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी किया हुआ है, ये देख लीजिए। ये मैंने कहा कि जी लो पेशेंट सेटिस्फेक्शन, डिपेंडेंट वेरिएबल मेरा के पास क्या है, हॉस्पिटल इमेज। उसकी क्या नाम है, डिपेंडेंट वेरिएबल में आई आई हैव डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको कहते हैं बिहेवियरल इंटेंशन। लो पेशेंट सेटिस्फेक्शन, हाई पेशेंट सेटिस्फेक्शन, ये पीएस है। लो पेशेंट सेटिस्फेक्शन, हाई पेशेंट सेटिस्फेक्शन। मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये लो पेशेंट सेटिस्फेक्शन है और हाई पेशेंट सेटिस्फेक्शन है, और ये लो हॉस्पिटल इमेज है, हाई हॉस्पिटल इमेज है, ठीक है। अब देखिए इस डेटा से भी साबित हो रहा है कि मतलब अगर आपका हॉस्पिटल इमेज लो भी है तब भी पेशेंट मतलब उसकी अगर पेशेंट सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा तो उसकी बिहेवियर इंटेंशन बढ़ेगी। अगर आपका हॉस्पिटल इमेज लो भी है, ठीक है, और ये देखिए आपके लो पे भी अगर पेशेंट सेटिस्फेक्शन कम है तो उसकी बिहेवियर इंटेंशन कम होगी। और वो अगर मतलब उस पेशेंट सेटिस्फेक्शन हॉस्पिटल इमेज लो में भी अगर वो पेशेंट सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा तो तब आएगा। हॉस्पिटल इमेज हाई में भी उसी पैटर्न पे वो मूव कर रहा है, तो पैटर्न में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि हॉस्पिटल इमेज मॉडरेट नहीं कर रहा, ठीक है। तो मतलब अगर आपका पी वैल्यू इनसिग्निफिकेंट है, अगर आपकी पी वैल्यू मतलब सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन टर्म नहीं है, तो आपने तब ये मॉडरेशन ग्राफ नहीं बनाना, तब आप बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने इधर सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बनाया है। अगर आपकी पी वैल्यू आ जाती है, मतलब यहाँ पे आपकी पी वैल्यू स्ट्रांग हो जाती है, मतलब पी वैल्यू सिग्निफिकेंट आती है, ठीक है, आपका मतलब यहाँ पे ये वाली पी वैल्यू जो है आपकी, ये अगर आपकी सिग्निफिकेंट होती है, मतलब 0.05 से नीचे होती है, तब आप इंटरेक्शन टर्म बनाएंगे, तब आप मॉडरेशन का ग्राफ, मॉड ग्राफ बनाएंगे। मॉड ग्राफ कैसे बनाएंगे वो मैंने तरीका आपको बता दिया। इस केस में मेरे पास मॉडरेशन नहीं आ रही थी, लेकिन सिर्फ मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए बनाया है। जब मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए बनाया उससे भी साबित हो रहा है कि देखिए लो और हाई में एक ही तरह मूव कर रहा है।
वो जो ग्राफ है वो एक तरह का मूव कर रहा है। अगर वो मूव मुख्तलिफ तरीके से करता, मतलब लो में कम होता, हाई में ज्यादा होता, तो फिर हम डेफिनेटली यहाँ पे पीछे उसकी इंटरेक्शन टर्म भी स्ट्रांग होती। तो ये भी आप मतलब मॉड ग्राफ से भी हमें साबित हुआ कि ये इंटरेक्शन टर्म इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है, कि मतलब हम ये साबित कर सकते हैं कि जी हॉस्पिटल इमेज से कुछ फर्क नहीं पड़ता। पेशेंट सेटिस्फाई होगा तो आएगा, पेशेंट सेटिस्फाई नहीं होगा तो नहीं आएगा। मतलब अगर आप बहुत ज्यादा इमेज स्ट्रांग होगा, अगर डॉक्टर से पेशेंट सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो दोबारा उस हॉस्पिटल में विजिट करेगा? डेफिनेटली नहीं करेगा, क्योंकि वो उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ। हेल्थ हेल्थ केयर में लोग इसी तरह करते हैं, अगर वो सेटिस्फाई होंगे तो वो आएंगे, सेटिस्फाई होंगे तो वो नहीं होंगे तो वो नहीं आएंगे। तो हॉस्पिटल इमेज कोई भी किरदार अदा नहीं कर रहा है। ये यहाँ तक इंट्रैक्शन टर्म है। यहाँ तक अब आपने आपने मतलब हमने डायरेक्ट आई इफेक्ट भी पिछली दफा देख लिया था, हमने मीडिएशन भी देख लिया, मॉडरेशन भी देख लिया, हमने इसकी रिपोर्टिंग भी देख ली। अब आपको सिर्फ कुछ चीजें मैं आखिर में बता दूंगा कि आपने इसके रिजल्ट्स की रिपोर्टिंग कैसे करनी है। हम लास्ट सेक्शन की तरफ अपनी बात करते हैं कि हमने आखिरी जो हमारे पास क्या कहते हैं, जो हमारा लास्ट सेक्शन है, मतलब जो लास्ट चैप्टर है, वो है चैप्टर 5, जिसको आप कहते हैं डिस्कशन। डिस्कशन एंड कंक्लूजन में क्या क्या चीजें लिखनी है, और फिर उसके बाद मैं उसकी एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी दे दूंगा, एक पेपर से पढ़ दूंगा, रिजल्ट्स के भी पढ़ दूंगा और बाकी चीजों को भी, ताकि आपको पता चल जाएगा। तो डिस्कशन जो है ना आपके 5 थीम्स के अंदर आती है। थीम 1, थीम 2, थीम 3, थीम 4, थीम 5। ठीक है। थीम 1 के अंदर आपने ये बताना है कि व्हाट डिड यू डू, आपने किया क्या है। मतलब आपका जो रिसर्च क्वेश्चन था, आपने वो याद है, आपने जो पीछे रिसर्च क्वेश्चन मतलब पिच किया था कि व्हाट दिस इज मिसिंग, उस मिसिंग को आपने अब यहाँ पे दोबारा लिखना है। उस उन्हीं लाइनों को नहीं लिखना है, लेकिन उसको रिफ्रेज करके लिखना है, ताकि जो आपने इंट्रोडक्शन में सवाल नामा, जो सवाल जिस वजह से आप इंट्रोडक्शन लिखा था, जिस वजह से आप ये रिसर्च कर रहे हैं, वहां से ही आपने डिस्कशन कंटिन्यू करनी है। याद रखिए, जो आपका रिसर्च क्वेश्चन है उसी का आंसर यहाँ पे मिलना चाहिए। तो आपने क्या किया वो बारे में, ठीक है, कि आपका असल में आप करना क्या चाह रहे थे। हम ये करना चाह रहे थे इस केस में कि हम देखना चाह रहे थे कि मतलब जो सॉफ्ट जो है वो सर्विस क्वालिटी की डायमेंशन है, उनका बिहेवियर इंटेंशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो हमने देखा। आपके रिसर्च केस में आपने क्या देखना चाह रहे थे, उसका जवाब जो है ना आपने मतलब यहाँ पे उन्हीं लाइन से स्टार्ट करना है। जो आपका रिसर्च क्वेश्चन है, उन्हीं लाइंस को दोबारा आपने यहाँ पे लिखना है। जो आपने वहां पे व्हाट इज मिसिंग है ना, वो आपने दोबारा यहाँ पे लिखना है। ठीक है, लेकिन रिफ्रेज करते हुए कि जी मैं ये मिसिंग था, इसको आइडेंटिफाई करने आया था। व्हाट डिड यू डू, आपने ये किया कि आपने उस मिसिंग को आइडेंटिफाई किया। आपने क्या फाइंड किया, ठीक है, कौन से हाइपोथेसिस आपके एक्सेप्ट हुए, कौन से रिजेक्ट हुए। याद रखिए, यहाँ पे आपने रिजल्ट्स को दोबारा नहीं लिखना। रिजल्ट्स मतलब सॉरी, रिजल्ट्स को दोबारा लिखना है, लेकिन रिजल्ट्स का मतलब न्यूमेरिक टर्म्स में रिजल्ट्स को नहीं लिखना कि मतलब बीटा ये था ये था। आपने सिर्फ ये अपने रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करना है कि कौन से हाइपोथेसिस आपके एक्सेप्ट हुए। ठीक है, आपके 4 हाइपोथेसिस थे, 5 थे, 6 थे, और कौन से एक्सेप्ट हुए और कौन से रिजेक्ट हुए, और क्यों एक्सेप्ट हुए और क्यों रिजेक्ट हुए। ठीक है, क्यों एक्सेप्ट हुए और क्यों रिजेक्ट हुए, मतलब कि जो आपके एक्सेप्ट हुए उनकी कौन सी लॉजिक, कौन सी थ्योरी के साथ वो सपोर्ट हो रहे हैं, कौन सी पास्ट लिटरेचर के साथ वो सपोर्ट हो रहे हैं। और जो रिजेक्ट हुआ, अगर देखें फॉर एग्जांपल हमारे ऊपर वाले केस में हॉस्पिटल इमेज रिजेक्ट हुआ, वो हाइपोथेसिस हमारा मॉडरेट नहीं कर रहा, तो अब मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, और वो थ्योरी और लॉजिक और रैशनल के साथ देनी है कि जी आप पेशेंट का जो हेल्थ के साथ है उसकी सेटिस्फेक्शन है, हॉस्पिटल के साथ नहीं, उसका मतलब इतना कोई इमेज नहीं है। मैं उस लिटरेचर को पढ़ते हुए उसकी लॉजिक, उसके रैशनल को बिल्ड करते हुए ये बताऊंगा। फिर उसके बाद मैंने उसके उसके अंदर ये बताना है कि जो मेरे रिजल्ट है उनका क्या मतलब है। ठीक है, व्हाट इट मींस, मतलब क्या इंप्लीकेशंस हैं उसकी, जो मैंने स्टडी किया है उसकी थ्योरेटिकल इंप्लीकेशन क्या है। थ्योरेटिकल इंप्लीकेशन एक तो जनरल इंप्लीकेशन क्या है, मतलब ओवरऑल इंप्लीकेशन क्या है। उसके बाद थ्योरेटिकल इंप्लीकेशन क्या है, मैंने कि लिटरेचर में क्या कंट्रीब्यूट किया मेरे हाइपोथेसिस ने। क्योंकि देखिए मैंने आपको कहा था रिसर्च इज जस्ट लाइक अ रिले रेस, यू हैव टू स्टार्ट विद द लास्ट वन एंड्स। ठीक है, आपने रीइन्वेंट द व्हील तो नहीं किया, कि आपने वो दोबारा तो नहीं व्हील बनाया, आपने डेफिनेटली कुछ ज्यादा किया है। तो उसकी क्या थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन क्या है, थ्योरेटिकली आपने क्या कंट्रीब्यूट किया इन द लिटरेचर, आपने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किए हुए, रिजेक्ट हुए, तो थ्योरी या लिटरेचर किस तरह एडवांस हुआ। और प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या है, कि अगर प्रैक्टिशनर्स के लिए आपकी इंप्लीकेशन क्या है, इसके बारे में आपने लिखना है। ठीक है, बहुत सी दफा ये अलग अलग जगह पे लिखा होता है, और कभी कभार ये कंबाइन सेक्शन में भी लिखा होता है।
ठीक है। तो ये आपने इन चीजों के लिखना है। जर्नल इम्प्लीकेशंस आपने अपनी बतानी है, जर्नल इम्प्लीकेशंस, ओवरऑल थियोरेटिकल इम्प्लीकेशंस और प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस। ये आपने ब्रीफ, अगर आप पेपर लिख रहे हैं तो आपने इसको एक दो पैराग्राफ में सम अप करना है, सम अप करना है। उसके बाद देखिए आपकी जो स्टडी है उसकी कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, उनका जिक्र कर दें, और लिमिटेशंस का जिक्र लाजमी करें, क्योंकि देखिए आपकी स्टडी लाजमी, ऐसा नहीं है कि लिमिटेशंस के बगैर हो सकती है। आपका सैंपल साइज लिमिटेड है, आपकी जनरलाइजेबिलिटी के इशू हैं, आपके देखिए अगर कुछ कुछ मतलब रिलायबिलिटी ठीक नहीं आई, मतलब कोई किसी पॉइंट कम आया, पॉइंट मतलब 0.6 आ गया, पॉइंट मतलब 7 के थोड़ा कम था, आप उन लिमिटेशंस को लिखें, टाइम की लिमिटेशन को लिखें, ऐसी लिमिटेशंस को लिखें जिसकी वजह जो आप समझते हैं कि आपकी स्टडी में इंप्रूवमेंट कर सकती हैं, ठीक है। और आखिर में आपने अपनी जो फ्यूचर डायरेक्शंस भी लिखनी है। देखिए आपने भी जब अपना पेपर स्टार्ट किया तो आपने पुराने स्कॉलर्स को स्टडी किया, पुराने वर्क को एक्सप्लोर किया, पुराने लिटरेचर को एक्सप्लोर किया, और फिर वहां से आपने फ्यूचर डायरेक्शन से अपना मॉडल बनाया, तो ताकि आने वाले जो रिसर्चर हैं वो भी उसको फॉलो करते हुए ये काम करें। तो आपने भी फ्यूचर रिसर्च और फ्यूचर डायरेक्शंस देनी है इसमें। ठीक हो गया जी। ये आपने तीन चार चीजें करनी है। व्हाट डिड यू डू, कि आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या था, आपने किस रिसर्च क्वेश्चन, आपने रिसर्च क्यों किया, मतलब कि व्हाट इज मिसिंग, जिसको आपने आइडेंटिफाई किया, वो आपका रिसर्च क्वेश्चन था, वो आपने उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। आपने क्या उस रिसर्च क्वेश्चन की बेस पे आपने क्या फाइंड किया, कि जो आपके हाइपोथेसिस थे, जो आपने हाइपोथेसिस प्रपोज किए थे, उसमें से कौन से एक्सेप्ट हुए, कौन से रिजेक्ट हुए, और क्यों एक्सेप्ट हुए, क्यों रिजेक्ट हुए। आपने लिटरेचर के साथ उसको सपोर्ट करना है। एंड थर्ड थिंग इज आपने इम्प्लीकेशंस बतानी है, कि जो आपकी रिजल्ट्स आए हैं इसका क्या मतलब है, कि खाली रिजल्ट ही आ गए, उसका कोई डेफिनेटली जो आपने इतनी एफर्ट की उसकी कोई इम्प्लीकेशंस होंगी। उन इम्प्लीकेशंस को आपने डिस्कस करना है, आपने जर्नल इम्प्लीकेशन डिस्कस करनी है, आपने थ्योरेटिकल इम्प्लीकेशन, ये सारा कुछ करना है। फिर आपकी स्टडी के अंदर कोई स्ट्रेंथ और कोई लिमिटेशन, लिमिटेशन डेफिनेटली होंगी आपकी। आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट, सैंपल साइज, कुछ आपका वेरिएबल ठीक नहीं आया, कुछ चीजें, ये आपने लिमिटेशंस डिस्कस करनी है। फिर आपने अपने फ्यूचर रिसर्च जो आप समझते हैं कि आपने, मतलब देखिए मतलब बहुत सी ख्वाहिशात थी आपकी कि आपने ये वेरिएबल भी ऐड होना चाहिए, ये वेरिएबल भी ऐड होना चाहिए। आपको लिटरेचर पढ़ते हुए पता चला होगा कि ये वेरिएबल मिस है, ये भी ऐड होना चाहिए। अब आप सारा तो कर नहीं सकते, आपने 4 या 5 उसके बाद मतलब 5 वेरिएबल्स के साथ आपने काम किया या 4 वेरिएबल्स के साथ काम किया है। तो आपको ये लगता है कि अगर आपको ये लगता है कि इस रिलेशनशिप में इस तरह का वेरिएबल कोई आके फ्यूचर रिसर्च वाले जो है ना फ्यूचर रिसर्चर इसको इनकॉर्पोरेट करें, तो ये एक अच्छा चांस होगा। मतलब उनके लिए या लिटरेचर के लिए बड़ा अच्छी कंट्रीब्यूशन होगी। या किसी और इंडस्ट्री में, अगर आपने हॉस्पिटल सेक्टर में किया, वो सर्विस इंडस्ट्री में कर लें, वो बैंकिंग सेक्टर में कर लें, या वो किसी और मुल्क में कर लें, तो जो भी आप फ्यूचर रिसर्च आप समझते हैं कि फ्यूचर रिसर्चर्स के लिए आपने जो डायरेक्शन देनी है वो भी आपने लाजमी लिखनी है। तो इस तरह आपका पेपर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। एफर्ट के साथ आपने काम करना है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम ये काम बखूबी कर लेंगे। तो ये आपके पास सारा काम था जो आपने करना है। अब मैं आपको सिर्फ एक पेपर, आपको ये पेपर हम बड़े अरसे से मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा, और ये शुरू से हम इस पेपर को लेके चल रहे हैं, तो मेरा दिल था कि आज भी हम इसी पेपर को डिस्कस करें, कि इसके अंदर की जो चीजें हैं वो जिस तरह आपको कुछ चीजें पता चल जाए कि हमने क्या क्या किया है। इसके मैं रिजल्ट्स के ऊपर भी बात करूंगा, वो भी आप एक नजर देख लीजिएगा, और फिर आप इसके जो है ना कंक्लूजन और डिस्कशन के, अब दोबारा हम इसकी ये याद है आपको कि मैंने ये कहा था, ये इसका मॉडल है, ठीक है। इसको हमने पढ़ते हुए ये तय किया था जब हम शुरू में पढ़ रहे थे, कि इसका जो गैप था वो ये था कि साइबर लॉफिंग के लिए अभी तक लोगों ने जो है ना वो मतलब हार्ड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की हैं, मतलब सॉफ्ट तरीके से उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। और जब भी मतलब आपने कंट्रोल मैकेनिज्म, सख्त कंट्रोल मैकेनिज्म लाए, तो साइबर लॉफिंग बजाय कम होने के बढ़ा है। तो उसकी वजह से उन्होंने कहा कि आप जो है ना सॉफ्ट चीजों को लेके आए, शायद कि वो साइबर लॉफिंग कम हो जाए, ठीक है। इसकी बेस पे उन्होंने ये सारा काम किया। अभी मैं आपको सिर्फ इसके रिजल्ट्स के टेबल दिखा दूं और फिर उसकी थोड़ी सी कमेंट्री दिखा दूं। ये देखिए, मीन्स एंड कोरिलेशन, हमने ऐसा टेबल अभी बनाया है। कंस्ट्रक्ट मीन्स एंड कोरिलेशन, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे इन्हें जेंडर रखा है, हम जिन्हें जेंडर जो है ना एज और जेंडर हम ना भी रखे तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। ये आप देखिए यहाँ पे उनने इसको लेके चले, ये उनका मीन है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। ये अब आप देख रहे हैं
उसके साथ अब हमने यहाँ पे डायगोनल में भी ये काम किया था, लेकिन ना भी करें कोई इतना मसला नहीं है। ये उन्होंने नोट दिया आखिर में, वो वहां पे देखिए आपका जो वहां पे 265 हमारे पास था, तो वो आप यहाँ पे ये नोट दे दें। पी वैल्यू 1 स्टैरिक का मतलब 0.05, 2 स्टैरिक का मतलब 0.0, और ये टू टेल है, स्टैंडर्ड डेविएशन। एस डी का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, जेंडर, ठीक है, 1 मेल और 2 फीमेल। ये आप इस तरह के आपने मतलब नोट देने हैं, ठीक है। यहाँ पे इसमें कुछ एडवांस टेस्ट हैं, वो आप छोड़ दें, उसमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब आपकी इसकी कमेंट्री कैसे करनी है, ये देखिए। ये मैं आपको एक पेपर और दिखा रहा हूँ जिसके अंदर आप इसकी कमेंट्री देख सकते हैं कोरिलेशन की। ये भी मैं पेपर आपसे शेयर कर दूंगा। ये देखिए जी, वही मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आपकी the table indicates the job insecurity has a strong negative correlation with attitude towards change. ये R की value significant, which provide initial support for hypothesis, but hypothesis accept या reject नहीं है. However, job insecurity was found having no degree of association with the organization citizenship behavior. इस तरह की आपने which is contrary to hypothesis 2. On the other hand, Islamic work ethic exhibited a strong degree of association with attitude towards change. ठीक है, ये beta value, R value, और ये उसका पी वैल्यू एंड ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर, आर वैल्यू, पी वैल्यू, दस प्रोवाइडिंग इनिशियल सपोर्ट फॉर हाइपोथेसिस 3 एंड 4। ये अब आपका जो है ना कोरिलेशन की आपने इतनी सी कमेंट्री लिखनी है, वो सारे टेबल की आपने कमेंट्री लिखनी है कि ये इसके साथ ये कोरिलेशन है, इसके साथ ये कोरिलेशनशिप है, ये आपका मीन है, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है। इस तरह करके आपने कोरिलेशन लिखना है, ठीक है। सेकेंडली, अब आपने रिग्रेशन एनालिसिस करना है। रिग्रेशन एनालिसिस की कमेंट्री भी आपने इसी तरह लिखनी है। ये मैं आपको एक दफा बता दूं, ठीक है। ये सिर्फ आप देखिए, मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस वाज यूज्ड टू टेस्ट द मेन इफेक्ट एज वेल एज द मॉडरेशन इफेक्ट ऑफ द वेरिएबल। द रिजल्ट obtained from regression analysis was presented in table 3. The result indicate that job insecurity has a strong negative effect on attitude towards change. Beta 1.86, p value less than 0.001. इसी तरह आप आगे चलते जाएं। द रिलेशनशिप ऑफ जॉब इनसिक्योरिटी, मतलब ये इस तरह की आपने कमेंट्री, आप किसी भी पेपर की कमेंट्री पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा। ये बीटा वैल्यू, ये इस तरह करके, ठीक है। ये जो अब हम पेपर जो डिस्कस कर रहे थे, इसकी भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग की हम बात कर लेते। उन्होंने कहा टू एम्पेरिकली इन्वेस्टिगेट द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन मीनिंगफुल वर्क एंड साइबर लॉफिंग, हाइपोथेसिस 1, जो इनका हाइपोथेसिस 1 था, and the mediating role of effective commitment on the relationship between meaningful work and cyber lofting, hypothesis 2. हेज 2013 प्रोसेस, जिसके थ्रू हमने भी किया मॉडल 4, ठीक है, जो हमने मॉडल 4 लगाया, ठीक है, मीडिएशन के लिए वाज यूज। द रिजल्ट टेबल 3, जो रिजल्ट टेबल 3 के अंदर है, ये देखिए, टेबल 3 के अंदर रिजल्ट, ये रिजल्ट इनने क्या, हमने मैंने आपको कहा कि आपने बीटा वैल्यू लेनी है, इनने पी वैल्यू की जगह टी वैल्यू ली है। टी वैल्यू की बात याद रखिए, 2 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। और हमें बस हम बी वैल्यू लेंगे, हम पी वैल्यू लेंगे, और बीटा लेंगे, पी वैल्यू लेंगे, और लोअर लिमिट, अपर लिमिट, उनने ये सारा कुछ बता दिया। उन्होंने कहा जी पहला डायरेक्ट इफेक्ट क्या था, मीनिंगफुल वर्क का इफेक्टिव कमिटमेंट के साथ, बीटा क्या आया 0.41, ठीक है। लोअर लिमिट क्या, मतलब ये सिग्निफिकेंट, यहाँ पे हमने पी वैल्यू अपनी शो कर देनी है। आप टी वैल्यू भी शो करें, टी वैल्यू की लिमिट 2 से ऊपर होनी चाहिए बस। मीनिंगफुल वर्क साइबर लॉफिंग हाइपोथेसिस H1, मीनिंगफुल वर्क का इफेक्टिव कमिटमेंट्स के साथ। मीनिंगफुल वर्क साइबर लॉफिंग इफेक्टिव कमिटमेंट, एंड मतलब H1 H2 मीडिएशन वाला, ये भी आपके पास सिग्निफिकेंट है। इफेक्टिव कमिटमेंट टू साइबर लॉफिंग। इनडायरेक्ट इफेक्ट याद रखिए, डायरेक्ट इफेक्ट, इनडायरेक्ट इफेक्ट, वो जो मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है। डायरेक्ट इफेक्ट भी सिग्निफिकेंट है और इनडायरेक्ट इफेक्ट भी सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे भी पी वैल्यू मतलब माइनस का निशान आ गया। इनडायरेक्ट इफेक्ट, जब आप, मैंने आपको कहा था अगर डायरेक्ट इफेक्ट हो और इनडायरेक्ट इफेक्ट ना हो, तो आपने क्या कहना है कि नो मीडिएशन। डायरेक्ट इफेक्ट तो है लेकिन इनडायरेक्ट नहीं है। और अगर आपका इनडायरेक्ट हो, डायरेक्ट ना हो, तो फुल मीडिएशन, और अगर दोनों हो तो ये पार्शियल मीडिएशन। तो यहाँ पे आप देखिए, मीनिंगफुल वर्क का साइबर लॉफिंग के साथ, मीनिंगफुल वर्क का साइबर लॉफिंग के साथ रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। मीनिंगफुल वर्क का साइबर लॉफिंग के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, और मीनिंगफुल वर्क का साइबर लॉफिंग के साथ इनडायरेक्ट रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब है दिस इज अ पार्शियल मीडिएशन।
तो ये जो आपने बस इतना सा टेबल बनाना है, ठीक है, आपने, और कोई ज्यादा बड़ा मसला नहीं है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट एट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक हो गया। ये आपने यहाँ पे काम किया, ठीक है। ये आपने उसको उन्हें बताया कि इस तरह शो किया दैट मीनिंगफुल वर्क इज नेगेटिवली रिलेटेड टू साइबर लॉफिंग बोथ डायरेक्टली बी -0.16 लोअर लिमिट ये, अपर लिमिट ये, एंड इनडायरेक्टली वाया इफेक्टिव कमिटमेंट बीटा -11 लोअर लिमिट ये, अपर लिमिट ये, that is the result showed a significant negative relationship between meaningful work and cyber laughing. Moreover, effective commitment partially, देखिए, partially mediates, ये देखिए, मैं आपको excuse me, बस ये देखिए, वो आपका डायरेक्ट इफेक्ट भी सिग्निफिकेंट आया, टेबल 3 ने शो किया, और इनडायरेक्ट भी इफेक्ट आया। तो मीनिंगफुल वर्क साइबर लविंग मोर ऑफ एन इफेक्टिव कमिटमेंट पार्शियली मीडिएट्स, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट इफेक्ट भी सिग्निफिकेंट है, इनडायरेक्ट भी सिग्निफिकेंट है। द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन मीनिंगफुल वर्क एंड एंड साइबर लविंग, दस हाइपोथेसिस 1 एंड हाइपोथेसिस 2 वर सपोर्टेड, ठीक है। अब इसी तरह उन्होंने मॉडरेशन भी टेस्ट की। उन्होंने कहा टू टेस्ट द मॉडरेशन एलएमएक्स ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ एलएमएक्स इन द रिलेशनशिप बिटवीन मीनिंगफुल वर्क एंड साइबर लॉफिंग, हाइपोथेसिस 3 भी फॉलोड, ठीक है। इन्हें 2 स्टेप प्रोसेस भी यूज किया। अब ये देखिए, ये इन्हें हाइपोथेसिस के लिए, साइबर लॉफिंग के लिए जो एलएमएक्स है, वो मॉडरेशन का उन्होंने ये भी बनाया कि मतलब मॉड ग्राफ, ये भी उन्हें शो कर दिया। उसकी कमेंट्री भी इसी तरह उन्हें शो कर ली कि ये उसका कमेंट्री थी। ये सारी उन्हें कमेंट्री भी लिख ली और उसके फिगर्स भी शो कर ली। उसका उन्हें टेबल नहीं दिया, ठीक है, बल्कि नहीं, उसका भी टेबल दिया है उन्हें। ये देखिए, मीनिंगफुल वर्क, स्टेप 2 मीनिंगफुल वर्क इन एलएमएक्स, मतलब ये भी उनका बीटा वैल्यू, और ये साइबर लॉफिंग जो उनका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको भी उन्हें शो कर दिया। तो इस तरह आपने अपना रिजल्ट्स को बताना है, ठीक है, अपने जब भी आप अपना पेपर लिखें, ठीक है। अब आखिरी चीज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है आपकी डिस्कशन। ये देखिए, डिस्कशन सेक्शन में आप आएंगे तो डिस्कशन सेक्शन में देखिए, यहाँ से उन्होंने वहां से स्टार्ट किया, इन लाइन विद द रिसेंट कॉल, ठीक है, टू स्टडी इंट्रिंसिक मोटिवेशन। पहले मैंने आपको क्या कहा था कि लोग हार्ड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के साथ स्टार्ट किया, लेकिन इंट्रिंसिक मोटिव्स नहीं देखे एज अ मैकेनिज्म ऑफ डिटरमिनिंग साइबर लाफिंग। We build on a recent theoretical development in the concept of meaningful work. यहाँ से उन्होंने काम स्टार्ट किया। अब ये उनके जो रिजल्ट्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि द रिजल्ट ऑफ द प्रेजेंट स्टडी, कि व्हाट वो सेकंड स्टेप क्या था, ये जो उन्होंने पहला स्टेप किया, सेकंड स्टेप क्या था कि व्हाट डिड दे फाइंड, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ प्रेजेंट स्टडी रिवील्ड दैट अ मीनिंगफुल वर्क इज नेगेटिवली रिवील्ड रिलेटेड टू साइबर लॉफिंग। बीटा बीटा नहीं लिखना, न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं लिखना, कमेंट्री लिखनी है कि क्या हुआ, ठीक है। इस तरह करके आपने सारे रिजल्ट्स बताए। सजेस्ट दैट इम्प्लॉय परसेप्शन दैट देयर वर्क इज वैल्यूएबल फॉर अदर्स एंड हेल्प ऑर्गेनाइजेशन अचीव देयर ऑब्जेक्टिव। ये पास्ट स्टडी के रेफरेंसेस के साथ ये काम करते हुए उन्होंने ये काम किया। मोर एवर प्रेजेंट स्टडी एस्टैब्लिश इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन एज वन ऑफ द मैकेनिज्म। ये भी उन्होंने बात की कि अब आपका जो सेकंड थीम है, ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है कि व्हाट डिड दे फाइंड एंड व्हाई, व्हाट डिड यू डू, ठीक है, आपने क्या किया, व्हाट डिड यू फाइंड, आपने क्या फाइंड किया, एंड व्हाई। उनने क्या किया, वो साइबर लॉफिंग की इंट्रिंसिक मोटिवेशन को देखा। उन्हें व्हाट डिड दे फाइंड, वो मैं अभी आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, और फिर उसकी इम्प्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, फाइनली उनके रिजल्ट ने क्या शो किया, LMX moderate the negative relationship between meaningful work। ये अब आप कमेंट्री पढ़ते जाएंगे तो आपको ये अंदाजा भी होता जाएगा कि ये क्या हुआ। उसके बाद अब उसकी कंट्रीब्यूशन, थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन के प्रेजेंट स्टडी ने क्या थ्योरेटिकली कंट्रीब्यूट किया है उसके बारे में उन्होंने लिखा।
ये मेरी टिप ये है कि आप हर हाइपोथेसिस के अगेंस्ट थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन लिखें कि आपके हर हाइपोथेसिस ने थ्योरेटिकली कैसे कंट्रीब्यूट किया, और इसी तरह आप प्रैक्टिकल कंट्रीब्यूशन, थ्योरेटिकल इम्प्लीकेशन और प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस भी लिखें, इनको स्टडी डिस्कस करें, और आखिर में लिमिटेशन एंड फ्यूचर रिसर्च के बारे में आप बात करें। अगर आपने मतलब ये बहुत जगह इकट्ठी भी होती हैं और अलग अलग भी होती हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द जर्नल टू जर्नल और फॉर्मेट जिस तरह आपने काम करना है, ठीक है। बाकी हर तरफ एक ही चीज आती है, कोई मतलब मुख्तलिफ पेपर के मुख्तलिफ पैटर्न होते हैं, किसी जगह पे कुछ भी होता है, लेकिन यही 5 थीम्स होती हैं जहाँ पे कवर करना है। यहाँ पे इनने कंक्लूजन भी चैप्टर 6 भी लिखा है, कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन ये होती है कि आप अपनी स्टडी को टॉप से बॉटम तक समराइज करते हैं, ठीक है। मतलब कहाँ से आपका रिसर्च क्वेश्चन को आप एक लाइन में लिख दें, और बेसिकली आपने अपने रिजल्ट्स को मतलब मेथोडोलॉजी टिल डिस्कशन आप उसको समराइज कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। लिटरेचर को बिल्कुल ना लिखें, बस आप अपने अल्फाज में जैसे आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखा उसी तरह आप कंक्लूजन को भी लिखें, ठीक हो गया। उसके बाद ये आपके एंड रेफरेंस आ गए। तो ये अब हमने सारा काम किया इस तरह, जो मतलब हमने जिस तरह आपने ये देखा कि ये कैसे मतलब कैसे काम करते हैं। याद रखिए कि आजकल इससे पहले ना 2 स्टेप प्रोसेस हुआ करता था मॉडरेशन का। बैरन एंड केनी से लोग मॉडरेशन भी टेस्ट करते थे, बैरन केनी से लोग मीडिएशन भी टेस्ट करते थे। लेकिन अब लोग प्रोसेस हेज को यूज करते हैं फॉर मॉडरेशन, एंड प्रोसेस हेज को यूज करते हैं मतलब फॉर मीडिएशन, ठीक है। आप लेकिन मतलब मीडिएशन के लिए तो आप फॉर श्योर प्रोसेस हेज यूज करें, लेकिन अगर आप बैरन केनी या 2 स्टेप प्रोसेस भी यूज कर सकते हैं, या स्टेप वाइज रिग्रेशन रन करना चाहते हैं फॉर मॉडरेशन, तो उसके लिए भी लोग आपको कुछ नहीं कहते, वो भी एक एक्सेप्टेबल टर्म है। यहाँ पे इनने स्टेप वाइज प्रोसेस भी यूज किया है। तो इसके साथ मुझे इजाजत दें, अगर कोई क्यूरी है, कोई चीज नहीं समझ आई, तो हम मतलब मैं आपके साथ जो अगला हमारा लाइव सेशन होगा उसमें हम डिस्कशन करेंगे। ये जो पेपर है इसमें कुछ एडवांस लेवल के टेस्ट हैं, जैसे CFI, NFI, इन चीजों को छोड़ दें, बेसिक्स जो हमने हमने किए हैं वो इनको डिस्कशन करना था। उनको आप इस पेपर को भी पढ़ लीजिए। ये पेपर अब आपको मिल जाएगा, मतलब मैं ना भी शेयर करूं आपसे तो ये इसका पेपर का टाइटल है। इसको लाजमी आप अपने साथ इसको रख के इसको लाजमी पढ़ें। इसको इसको सामने रखें, और जो मेरी वीडियो के अंदर चीजें आई हैं उनको सामने रखें, तो इंशाल्लाह यू विल मतलब हैव अ क्लियर पिक्चर कि हमने क्या किया है। इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।